हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बच्चों अपन ने लास्ट टाइम फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। हमने उसके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। फिर भी अगर आपको फिफ्थ चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो भी है, ठीक है, एक बार उसमें आप डाल देना। ठीक है, ताकि मैं उसको आप रीड करके नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है। आज हम इसी देखो, ये एक यूनिट है आरबीएससी बोर्ड में। इन सब चैप्टर्स को, टोटल 17 चैप्टर हैं, 17 चैप्टर को कुछ यूनिट, 10 यूनिटों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है। जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है। 7 नंबर का ये यूनिट होती है, 7 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट यूनिट में से। इसी तरीके से जो पांचवा और जो छठा चैप्टर है ये सेकंड यूनिट है, पांचवा और छठा चैप्टर, और इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, स्टार्टिंग वाले 4 चैप्टर है, उनसे 7 के 2 से केवल 6 नंबर के, मतलब ये ज़्यादा वेटेज रखता है। और प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। ये प्रैक्टिकल में भी सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं वो यहीं से बनते हैं। और ये चैप्टर, आज वाला जो चैप्टर है, अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक है ये आपके एमएससी हो, बीएससी हो, कहीं पर भी हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर आपको आज ये समझ में आ गया, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपके लिए, मतलब एक तरीके से ये सर्किट जो होते हैं, ये इनको बोलते हैं विद्युत परिपथ, इनको सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो, ये चैप्टर दिया गया है, बोला है विद्युत परिपथ। चैप्टर 6 जो है इसका टाइटल है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट हालांकि पीछे वाले चैप्टर में भी थे, जैसे सेल वाले चैप्टर, सेल हमने पढ़ा, सेल में मैंने बहुत सारे परिपथ बनाए थे। ठीक है। जटिल से जटिल परिपथ बनाए वहाँ पर। हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे परिपथ बनाए थे, जटिल से जटिल। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इन जटिल परिपथों को और सरलता से कैसे हल किया जाए, और सरलता से। ठीक है। तो जटिल परिपथों को सरल तरीके से हल करने के लिए किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। अपना स्टार्टिंग का टॉपिक ही यही होगा, किरचॉफ के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। किरचॉफ के नियम हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। ये ध्यान रखना है, हर साल किरचॉफ का नियम पूछा जाता है। प्रथम नियम बताओ, द्वितीय नियम बताओ, उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे दिया, कुछ भी है ना, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन किरचॉफ के नियम से संबंधित कोई ना कोई पर्सन जरूर पूछा जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये जो नियम दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जितने भी जटिल परिपथ होते हैं, ठीक है, जटिल जटिल परिपथों को, जटिल परिपथों को हल करने के लिए, हल करने के लिए किरचॉफ, इसको किरचॉफ भी बोलते हैं, किरखॉफ भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। किरचॉफ ने दो नियम दिए, दो नियम दिए। ये यहाँ के लिए नहीं, संधारित्र सबके लिए ये लागू होते हैं बच्चों। ठीक है। किरचॉफ ने ये दो नियम दिए जो कि निम्न प्रकार है। बहुत ही सिंपल नियम है जो कि निम्न प्रकार है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ, या फिर आपके अपने बुक में ये लिखा हुआ है किरखॉफ, लेकिन बोलने में इसको बच्चों किरचॉफ ही बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। किरचॉफ के नियम। ठीक है। ये दो नियम हैं। ठीक है। ये आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से।
किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम जटिल परिपथों के हल करने के लिए जो दो नियम दिए, ठीक है, तो ये आपको लिए लिख देना है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला किरचॉफ का संधि का नियम, फर्स्ट है किरचॉफ का संधि या धारा का नियम। अपने सिलेबस में बच्चों ये केवल विद्युत धारा के लिए दिया गया है, लेकिन आप संधारित्र, अगर आप नेट की इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये आप संधारित्र में भी इसका आप सरलता से उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में KCL लिखा जाता है ना, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट, ठीक है। सेकंड जो नियम है वो है किरचॉफ का बंद लूप का नियम, किरचॉफ का बंद लूप या किरचॉफ का लूप का नियम या बंद लूप का नियम, या किरचॉफ का वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है KVL, किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये दो नियम होते हैं, किरचॉफ ने ये दो नियम दिए हैं विद्युत परिपथों को हल करने के लिए। जो जटिल विद्युत परिपथ है उनको हम इनकी सहायता से आसानी से उनको हल कर सकते हैं। इनकी सहायता से हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं, वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ से पूछा जाता है वो आप इस दोनों नियमों का एक साथ उपयोग करके आप इनको आसानी से इनको जटिल परिपथों को आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे अब किरचॉफ का संधि का नियम या धारा का नियम। तो अपना टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक किरचॉफ का संधि का नियम। किरचॉफ का संधि या धारा का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सरल तरीके से, फिर अपन इस किरचॉफ के नियम को यहाँ पर लिख लेंगे। मान लो कि अपने पास में कोई परिपथ है और परिपथ में, पहले तो आप ये समझिए संधि क्या होती है, संधि बिंदु क्या होता है, पहले आप उस चीज़ को आप समझिए। जैसे मान लो कि एक परिपथ है, ठीक है, ये मैंने एक परिपथ बनाया, ठीक है, और इस परिपथ के कोई एक बिंदु से बहुत सारे तार निकल रहे हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। यहाँ पर मान लो जैसे कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इधर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इधर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इधर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। और आगे आप चाहो तो इनको ऐसे और कनेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने कोई बैटरी लगा दी इस तरीके से, इधर कोई बैटरी लगा दी इस तरीके से, ऐसे कनेक्ट कर दिया, प्रतिरोध लगा दिया, कोई बैटरी लगा दी, मान लीजिए इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट किया हो, तो एक जटिल सा परिपथ ये बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है, इससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही है, ठीक है, और इन शाखाओं से इनके सेल के चिन्ह के अकॉर्डिंग इसमें धारा प्रवेश करेगी। कहीं से मान लो कोई धारा ऐसे आ रही है, कोई ऐसे निकल रही है, इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक? तो इस बिंदु को हम कहते हैं संधि बिंदु। ये भी एक संधि बिंदु है, यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ, क्योंकि धारा मान लो कि ऐसे प्रवेश कर रही है इस तरीके से इसमें से, ठीक है। तो ये भी एक संधि बिंदु है, इसको भी हम संधि बिंदु कहेंगे, इसको संधि बिंदु कहेंगे, इसको संधि बिंदु कहेंगे,
क्लियर यहाँ तक? तो इनको हम क्या कहते हैं, संधि बिंदु कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अब संधि बिंदु क्या होता है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये केवल धारा के लिए ही ये नियम दिया गया है, विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए नियम दिया गया है। इसमें मान लो कि ये अपने पास में एक संधि बिंदु है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि संधि बिंदु क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने, हमारे पास में एक संधि बिंदु है कोई परिपथ का, और इससे कुछ तार निकले हुए हैं, ठीक है, परिपथों को जोड़ने के लिए। और यहाँ से मान लो कि एक प्रतिरोध है, यहाँ से एक और इस तरीके का कोई प्रतिरोध और निकल रहा है, यहाँ से मान लीजिए ऐसे है, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। इस संधि बिंदु पर यहाँ मान लीजिए इस शाखा में एक धारा, इनको बोलते हैं शाखाएं। संधि बिंदु से ऐसे बहुत सारे तार निकल रहे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, शाखाएं। मान लो कि ये धारा इस तरीके से, इसमें इस शाखा में I1 धारा जा रही हो, इसमें मान लो धारा I2 प्रवेश करे, इधर से मान लो धारा I3 निकले, इधर से मान लीजिए धारा I4 निकले, इधर से मान लीजिए धारा I5 निकले। क्लियर यहाँ तक? इन सब को क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं। और ये अपना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है ये। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा। किरचॉफ यहाँ पर इसके लिए क्या कहते हैं, इस संधि के लिए, इस संधि के नियम के लिए, कि देखो आप आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार हम देखें कि जितना आवेश इस बिंदु पर प्रवेश करेगा उतना ही आवेश, है ना, इसके बाहर भी निकलेगा, इस संधि से बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी धारा इस संधि बिंदु पर प्रवेश करती है उतनी ही धारा उस संधि से फिर निर्गत भी होती है। ये किरचॉफ कहते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस संधि बिंदु पर जितनी भी धाराएं प्रवेश कर रही है, ठीक है, उन सब का बीजगणितीय योग इस संधि बिंदु से निर्गत होने वाली सभी विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक सिंपल सा नियम है ये, दो तरीके से यहाँ पर आप इसको समझ लेना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम इस नेटवर्क, ये जो परिपथ है, इसके अनुसार हम इस नियम को क्या लिखेंगे, किसी परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, किसी परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि बिंदु से निर्गत होने वाली सभी विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर? ये किरचॉफ का धारा का नियम या संधि का नियम कहलाता है। नियम क्या है कि किसी भी परिपथ के, कोई परिपथ है, उसका संधि बिंदु है, उस
पर प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग उसी संधि बिंदु से निर्गत होने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे ये परिपथ है, इसके अनुसार अगर हम लिखना चाहें, अर्थात I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये देखिए इस तरीके से जो ये परिपथ है उसके अनुसार ये मैंने इसको लिखा है। आपको यही करना है, बस इसी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें कोई रामायण नहीं है, इसके अलग अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। आप अगर इन टर्म्स को इस तरफ लेकर जाओगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, और माइनस होते ही ये इक्वल क्या आएगा, जीरो। ये ध्यान रखना है। तो किरचॉफ का संधि का नियम ये भी कहता है कि किसी परिपथ के किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। एक सिंपल तरीके से आप इसको बोल सकते हो या करके, ठीक है। एक और परिभाषा मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, या नियम, सॉरी नियम है ये, कि किसी परिपथ के संधि बिंदु पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर। तो बीजगणितीय योग के लिए हम यहाँ पर समेशन आई इक्वल ये जीरो, आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है बच्चों, ये भी आपको खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि मैंने जहाँ पर ये लिखा है ना किरचॉफ का संधि का नियम या धारा का नियम, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये ध्यान रखना। किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं इसको, प्रथम नियम, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं प्रथम नियम पूछे और आप ये दूसरा वाला लिख कर आ जाओ तो ये गलत हो जाएगा। प्रथम नियम में आपको यही लिखना है, संधि का नियम या फिर धारा का नियम ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको ये समझ में आ गया होगा इतना कि किस तरीके से हमने ये नियम प्राप्त किया, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या फिर धारा का नियम। इसकी खास बात यह है कि आप नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि इसमें आपने ये देखा कि धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो है, इसका मतलब आवेश संरक्षित है। तो ये कौन से नियम पर आधारित है, आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो नोट करके ये लिखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये नोट करके आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रथम नियम। एक अपन कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक बुक का एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि ये संधि बिंदु है और ये प्रतिरोध दे दिया भाई, इसमें कहा इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 2 एम्पियर। एक दूसरी शाखा दे दी, कहा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर, ठीक है। एक ये वाली शाखा दे दी, कहा कि इसमें 1 एम्पियर। एक तीसरी शाखा कहा 2 एम्पियर, और ये वाली शाखा इसमें कहा x एम्पियर। तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपसे पूछता है, x का मान पूछ लेता है कि ये x का मान बताइए। तो बहुत ही आसान है, हल कर सकते हो, ठीक है। तरीका क्या होता है किरचॉफ का,
नियम आपको उपयोग करना है, जो धाराएं संधि बिंदु पर जितनी भी धाराएं प्रवेश कर रही है उनका योग निकलने वाली जो धाराएं हैं उनके योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 + 3 ये आने वाली धाराएं हैं, इस संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराएं हैं। इससे निकलने वाली धाराएं क्या होगी, 1 + 2 + x। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 3 गया, तो कितना बच गया टोटल, x = 2 एम्पियर। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप इनको समझ सको। अब देखिए, ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 6.1 है। इसमें आपको ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें 3 संधि बिंदु है, A, B और ये C। ठीक है, ये 3 संधि बिंदु इसमें दिए हुए हैं। इनमें धारा इधर 3 एम्पियर आ रही है, इधर 1.5 एम्पियर निकल रही है, यहाँ पर 1 एम्पियर बाहर निकल रही है, यहाँ 0.25, यहाँ I, यहाँ Y, यहाँ X। क्वेश्चन में पूछा है I का मान। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें I का मान निकालने के लिए। देखो, अगर आपको I चाहिए तो ये वाला अगर आप बिंदु लो तो आप देखोगे कि इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर होगा, Y के। सिंपली बात है। फिर आप यहाँ इस संधि बिंदु पर ध्यान दो तो इन दोनों का योग x के बराबर होगा, और यहाँ पर ध्यान दो तो इन दोनों का योग इस 1.5 के बराबर होगा। इसका मतलब आपको x और y यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले संधि बिंदु A पर हम चलते हैं, किस पर, संधि A पर। संधि A पर, संधि A पर आप लिख सकते हो 3 + x = 1.5। ठीक है, तो x = क्या आएगा, 1.5, ठीक है, एंड -3। तो ये कितनी आपको धारा मिली यहाँ पर, -1.5 एम्पियर। माइनस में है क्या ये आंसर, एक मिनट, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये बाहर ऐसे जा रहा है एरो। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, निकलने वाली, इस बिंदु से निकलने वाली धारा कौन कौन सी है, 1.5 और x है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस जगह ध्यान देना था, यहाँ पर इस जगह हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि माइनस में तो आंसर आना ही नहीं चाहिए था। देखिए, यहाँ पर धारा क्या कर रही है, मिल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है, और इस बिंदु से 2 धाराएं बाहर निकल रही है, जो बाहर निकल रही है उनका योग। ठीक है, तो 1.5 + x, ठीक है, और ये मिल रही है, ये अकेली है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3। तो x = होगा 3 - 1.5 = 1.5 एम्पियर। अब हम चलते हैं संधि B पर। संधि B पर, संधि B पर आप चेक करोगे कि कौन सी धारा यहाँ से प्रवेश कर रही है और कौन सी निकल रही है। तो 1 एम्पियर, और ये y यहाँ से निकल रही है, और इसमें प्रवेश करने वाली कौन सी है, x है। तो 1 + y = क्या लिखेंगे, x। क्लियर यहाँ तक। इस संधि बिंदु से इधर निकल रही है, ये इधर निकल रही है, जबकि ये इसमें प्रवेश कर रही है। तो ये दोनों सेम तरीके का बिहेव कर रही है, मतलब बाहर निकल रही है, तो इन दोनों का योग होगा, और इसमें प्रवेश करने वाली x है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। x का मान यहाँ पर 1.5 है, तो y = क्या हो जाएगा, x - 1, मतलब 1.5 - 1 = 0.5 एम्पियर। अगर आपसे x और y भी पूछते तो आप ये भी आप बता सकते हो। अब फाइनली यहाँ पर आपको करना क्या है, C बिंदु लेना है। तो संधि C पर, संधि C पर, ठीक है, संधि C पर आप चेक करोगे कौन सी बाहर निकल रही है, 0.25 बाहर निकल रही है, ठीक है, प्लस I बाहर निकल रही है, जबकि प्रवेश करने वाली कौन सी है, y है। तो I = y - 0.25, तो I = y कितना है, 0.5 - 0.25। ठीक है, तो फाइनली आंसर I = यहाँ पर क्या आएगा, 0.25 एम्पियर। क्लियर यहाँ तक। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल सोल्व किए किरचॉफ के प्रथम नियम पर, KCL पर आधारित क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम या बंद लूप का नियम।
अब देखिए बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम या फिर लूप का नियम, ये नियम भी बहुत ही सिंपल सा नियम है। इसमें वोल्टा का नियम क्यों कहा है, क्योंकि ये वोल्टेज के लिए है। द्वितीय नियम तो है ही, ऑब्वियसली ये दूसरा नियम है तो द्वितीय नियम है। वोल्टा का नियम पहले वाला धारा के लिए था और ये वोल्टा के लिए होगा। दूसरा है यहाँ पर लूप का नियम, ठीक है। अब लूप का नियम का मतलब है कि इसमें लूप होते हैं, परिपथ में क्या होते हैं, बंद लूप होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई परिपथ में बहुत सारे बंद लूप हो, ठीक है, मतलब जटिल परिपथ हो तो उसमें बंद लूपों की संख्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वास्तव में ये बंद लूप के लिए ही दिया गया है कि हर एक बंद लूप के लिए आप अलग अलग वोल्टा की कोई समीकरण बना सकते हो और फिर उन समीकरणों को हल करके उनका वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, ठीक है, ये सब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको जैसे हमने संधि के बारे में समझा, वैसे यहाँ पर एक बंद लूप के बारे में आप समझ लीजिए बंद लूप होता क्या है। देखिए, जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक परिपथ है, इस तरीके का एक परिपथ ले लेता हूँ, ये एक सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, इसका प्रतिरोध है R1, ठीक है। एक इधर यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बैटरी यहाँ और जुड़ी हुई है, प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल है E2, ठीक है। और देखो, इस सेल जब भी परिपथों को अपन जोड़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। ये माइनस है और ये प्लस है, इस तरीके से लेंगे हम इसको, और इसका विद्युत वाहक बल है E2। आगे हम और ले लेते हैं, एक और जोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना, ये माइनस है, ये एक और बैटरी यहाँ पर जोड़ दी, माइनस प्लस, यहाँ का विद्युत वाहक बल ले लिया जैसे मैंने E3, ठीक है। यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया, इस तरीके से। ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4। देखो, इसमें अपने दोनों नियम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर अपने पास में संधि बिंदु भी है, ये देखो, एक ये रहा संधि बिंदु, एक ये रहा, यहाँ पर दो संधि बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ में अगर कोई धारा, देखो, अगर कोई भी धारा जो है एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, देखो यहाँ पर, देखो अपने पास में दो परिपथ, ये एक पूरा परिपथ है, इस परिपथ में अपने पास में दो बंद लूप है। देखो, एक तो ये बंद लूप है, आप इसको नामकरण कर सकते हो A, B, है ना। मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूँ नामकरण के लिए ताकि अच्छा लगे ये, ठीक है। ये है A, ये है बिंदु B, ये बिंदु C, ये D, ये E और ये F, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दो बंद लूप है, देखो A, फिर B, फिर E, फिर F और फिर A, ठीक है। ये एक बंद लूप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये भी एक बंद लूप बन रहा है, B, C, D, E, B, ये भी क्या बन रहा है, एक बंद लूप यहाँ पर बन रहा है। क्लियर नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो दो बंद लूप है, बंद लूप को हम लिखेंगे कैसे, देखो ये बंद लूप बना, ठीक है। आप कैसे भी आप इनको दर्शा सकते हो, इस तरीके से हम बंद लूप को दर्शाते हैं, ठीक है। जो हम इस तरीके का चिन्ह उपयोग करते हैं, ये वाला, ये आपके बंद लूप पर आप किस तरीके से चल रहे हो, है ना, इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने ये बनाया इस तरीके से तो आप हमेशा ऐसे ही बनाओ, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कैसे भी बना सकते हो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, उल्टे तरीके से, ये मैंने बनाया हुआ है क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी इसको बना सकते हो, ठीक है। ये बंद लूप का चिन्ह होता है, कहने का मतलब कि हाँ भाई ये बंद लूप है, आप कोई बंद लूप का उपयोग यहाँ कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बंद लूप का नियम क्या कहता है कि कोई भी बंद लूप में कुछ सेल जुड़े हुए होते हैं, उन सेल की वजह से
उन कुछ प्रतिरोध जो जुड़े हुए होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उन प्रतिरोध पर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वहाँ पर कोई विभव का पतन होता है। विभव पतन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। विभव पतन क्या होता है? विभव पतन होता है अर्थात वोल्टता उत्पन्न होती है। तो पूरे एक बंद लूप में बहुत सारी वोल्टताएं होती है, उन सब वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, किरचॉफ का जो ये नियम है ये यही कहता है यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं जैसे यहाँ पर एक टर्म्स को यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे इसका ये वोल्टता, इसकी ये वोल्टता, इन दोनों का योग, इस पर कोई विभव पतन होगा, कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विभव पतन होगा। जैसे मान लो कि अभी इस परिपथ में मैं यहाँ से एक विद्युत धारा का उपयोग करता हूँ। ठीक है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लो I1। ठीक है, या I कर देता हूँ। अब ये I गई तो इस संधि बिंदु पर आने के बाद में ये धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक इधर जाएगी क्या, I1, और इधर जाएगी क्या, I2। ये ध्यान रखना है। तो ये I2 यहाँ पर भी जाएगी, ये I2 यहाँ से होती हुई भी आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? ये इधर से आ रही है क्या, I1, इधर से आ रही है I2, दोनों इस संधि बिंदु पर मिल जाएगी तो फिर क्या बनेगी, I। इस तरीके से इस परिपथ में धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन जानते हैं कि प्रतिरोध पर जब भी कोई विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, इसके अनुसार इस पर एक विभव का पतन होता है, वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है प्रतिरोध के सिरों पर। ठीक है, तो इन सब वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, देखो यहाँ पर एक वोल्टता उत्पन्न हुई होगी, यहाँ पर एक वोल्टता उत्पन्न हुई होगी, तो इस बंद लूप में, ये वाला हमने एक बंद लूप लिया, मैंने इस बंद लूप पे जितनी भी वोल्टताएं हैं उन सबको लिख दूंगा और उनका योग क्या कर दूंगा, 0। तो एक समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार से एक समीकरण यहाँ पर बन जाएगी कि जितनी भी वोल्टताएं हैं, ठीक है, उन सब का योग क्या कर देंगे, 0। तो दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपको फिर आसानी से उन समीकरणों को हल कर लेना है। ठीक है, तो एक बार मैं नियम लिख देता हूँ, फिर इनको कैसे हल करते हैं तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी लगभग आपको 25% तक आपको अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी 75% जो है वो जब हम इसको सोल्व करेंगे, मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, तब पूरा ये क्लियर हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वोल्टता का नियम क्या होता है, ठीक है, बंद लूप का नियम क्या होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि किसी परिपथ में लिखना क्या है आपको, बस सिंपल सा लिख देना है, किसी परिपथ में बंद लूप में सेलों का, भाई सेल जुड़े हुए होंगे, ठीक है, बंद लूप में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का बंद लूप में, जो बंद लूप में जो सेल आ रहे हैं उन्हीं का, बंद लूप में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध पर उत्पन्न वोल्टता या प्रतिरोध पर उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बार मैं इसको सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी समीकरण आपको लिखनी चाहिए। भाई जैसे ये बंद लूप लिया हुआ है तो इसमें बहुत सारे सेल हैं, तो इन सब सेल के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्लस प्रतिरोध पर कोई वोल्टता उत्पन्न होगी, तो वोल्टता प्रतिरोध पर क्या होगी, आई आर, इनका बीजगणितीय योग, ये क्या होता है, 0 होता है। सिंपल सा है। आप लिखिए किसी परिपथ में बंद लूप में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध पर उत्पन्न होने वाली वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या आप सिंपल एक शॉर्ट लाइन में आप इसको लिख सकते हो कि किसी बंद लूप में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, किसी बंद लूप में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। तो आप ये वाला नियम याद रखिएगा, सिंपल सा है ये नियम। ठीक है, अब आप इसमें एक बात और ध्यान रखनी है भाई, वोल्टता यहाँ पर है बंद लूप में, आवेश इसमें प्रवाहित होगा। तो अपन जानते हैं Q इंटू वी, इसका मतलब क्या होता है, कार्य मतलब ऊर्जा। तो जब इनका बीजगणितीय योग जीरो है तो सभी ऊर्जाओं का योग भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ऊर्जा इसमें क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, बिल्कुल ऐसे ही जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस नियम के लिए नोट करके आपको लिख लेना है, या यहाँ पर लिखवा देता हूँ, नोट करके लिख लेना है कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर यहाँ तक? तो ये अपने दोनों नियम हो गए। हमने पहले नियम को कुछ एग्जाम्पल से क्लियर किया, उसको समझा। अब हम यहाँ पर इस नियम को समझेंगे, ठीक है, सही तरीके से कि हम इनको कैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस नियम को हम उपयोग करें, इसके लिए हमें कुछ चिन्ह परिपाटी के नियमों का इसमें ध्यान रखना होगा। चिन्ह परिपाटी के नियम, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, तब आप जाकर, अब देखो 25% आप यहाँ से समझोगे। 25% आपने बंद लूप क्या होता है, बोलता होगा बीजगणितीय योग जीरो होता है, ये आपने 25% यहाँ पर समझा। इसको 25% यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इनके चिन्हों का नियम, ठीक है, ये आना आपको जरूरी है। तो चिन्ह परिपाटी इसको बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम, चिन्ह परिपाटी के नियम। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना है। देखो मैं आपको, मान लो कि आप कोई भी बंद लूप आप उपयोग कर रहे हो, आपको उनकी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग लिखना है, आपको कोई समीकरण लिखनी है, जैसे E1 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस E2 इक्वल 0, आपको ऐसा कुछ लिखना है। लेकिन आप इनको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसके लिए जैसे हो सकता है E1 माइनस में हो, यहाँ पर जो वोल्टता उत्पन्न होगी वो प्लस में हो, यहाँ पर वोल्टता उत्पन्न हो वो माइनस में हो। इस तरीके से इनका चिन्ह होता है, तभी आप इनका बीजगणितीय योग जीरो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बस ऐड कर दिया तो वो जीरो हो जाएगा, ये ऐसा सीधे ऐड करते ही जीरो नहीं हो सकता है। इनके लिए कुछ नियम होते हैं, है ना। वो नियम क्या होता है, देखो अगर आप कोई बंद लूप में, अगर फर्स्ट नियम ये है कि अगर आप बंद लूप में चल रहे हो और रास्ते में आ जाता है कोई सेल, मान लीजिए क्या आ जाता है, सेल आ जाता है, उसका विद्युत वाहक बल है E, आप चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, ये अपनी चलने की दिशा है, बंद लूप में चलने की दिशा में लिख देता हूं यहाँ पर, चलने की दिशा है, ये चलने की दिशा है। अपन ऐसे चलेंगे, जैसे मैंने ये बंद लूप मैंने ये उपयोग किया है ऐसा, ठीक है। तो मैं ऐसे चलूंगा, अभी मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो पहले यहाँ से मैंने स्टार्ट किया चलना, तो पहले क्या आ गया, ये सेल आ गया, ठीक है। जैसे इसमें ये सेल आ गया, तो ये सेल जो आया है उसका आपको दूसरा वाला जो टर्मिनल है, उस सेल का जो दूसरा टर्मिनल है उसका चिन्ह आपको देखना है, क्या है उसका चिन्ह। तो दूसरा टर्मिनल जैसे यहाँ पर माइनस आ रहा है तो वही चिन्ह आपको लिख देना है। तो आप यहाँ पर ऐसे चल रहे हो, ठीक है, तो अभी इसके लिए यहाँ चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव, दूसरा टर्मिनल, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर उपयोग लिख देता हूँ, ठीक है। आपको इनके परिपाटी के नियम लिखने नहीं है, बस आपको समझने हैं। यहाँ पर 25% मैंने कहा कि आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस जगह, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा कि ये वाला चिन्ह आपको उपयोग करना था इसमें। दूसरा यहाँ पर है कि मान लो आपके पास में चला और आप सेल आ गया, लेकिन सेल आया लेकिन इस तरीके से जुड़ा हुआ आया, मान लीजिए ऐसे आ गया बीच में, इसका विद्युत वाहक बल है E, आप इधर चल रहे हो, वही चलने की दिशा है, ठीक है। तो दूसरा चिन्ह क्या आ रहा है बच्चों, अपने पास में प्लस का आ रहा है, तो आप यूज करोगे पॉजिटिव,
ठीक है, वोल्टाओ का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह का आपको यहाँ पर उपयोग करना है। तीसरा हम जैसे यहाँ पर उपयोग करते हैं, इसको समझते हुए चलना है सावधानी पूर्वक। मान लीजिए अब अपने रास्ते में आ गया प्रतिरोध, आ गया आर, आप चल रहे हो इधर ही, लेकिन धारा की इसमें दिशा का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इसमें? धारा की दिशा। आप चल रहे हो इधर, लेकिन धारा की दिशा इधर ही है, जिधर आप चल रहे हो उधर ही धारा की दिशा भी है। तो आपको चिन्ह का जो उपयोग करोगे वो उपयोग करना है माइनस, ठीक है, माइनस के चिन्ह का यहाँ पर उपयोग करोगे, माइनस आई आर, ठीक है, ये माइनस वोल्टा होगी आई आर। क्लियर है यहाँ तक? चौथा चिन्ह, आप चल रहे हो इधर ही, ठीक है, आर, लेकिन धारा इधर प्रवाहित हो रही है, ये आई, ऐसे विपरीत दिशा में। तब आप विपरीत दिशा में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके लिए आप चिन्ह उपयोग करोगे प्लस आई आर, प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब जैसे अपने पास में जो परिपथ है, इस परिपथ के लिए मुझे समीकरण लिखनी हो, ठीक है, वोल्टाओ की समीकरण लिखना हो, देखिए कैसे हम इनकी वोल्टाओ की समीकरण लिखते हैं। अपने पास में पहले आप को पहचानना है आप कौन सा बंद लूप ले रहे हो। आप जैसे पहले अपन ये वाला बंद लूप लेते हैं तो आपको लिखना होगा बंद लूप, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरफ, यहाँ पर, क्योंकि अपने पास में ये परिपथ है, मैं इसी के लिए यहाँ पर ये समीकरण लिखने वाला हूँ। लिखना होगा बंद लूप, अपन ये चिन्ह ऐसा उपयोग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे लिखना चाहिए ए बी ई एफ, और स्टार्ट जहाँ से करते हैं वो, ऐसे नहीं एफ तक छोड़ दिया, बंद लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, है ना, जो प्रारंभ बिंदु है वही उसका अंतिम बिंदु भी होगा। बंद लूप ए बी ई एफ ऐसे, इस बंद लूप में यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या आ गया? सेल आ गया। इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, और दूसरा चिन्ह जो है वो क्या है? माइनस। तो आप लिखोगे माइनस E1, क्या लिख दिया आपने? माइनस E1। फिर यहाँ से चल रहे हैं आप, आगे आए, आगे आते ही क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध है R1 और धारा है I, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, प्रतिरोध है R1, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो आप। तो धारा की विपरीत दिशा के लिए चिन्ह मैंने क्या बताया आपको? धनात्मक। तो आप यूज करिए प्लस I R1। क्लियर यहाँ तक? फिर इधर आते हैं, फिर आप चलते हुए ऐसे आओगे इस तरफ, ठीक है, इस शाखा में आओगे तो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I1, और अब धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो, ठीक है, तो फिर से आप प्लस का चिन्ह उपयोग करोगे और यहाँ पर वोल्टा होगी प्लस I1 R2। फिर ऐसे चलते हुए आप इधर आ गए तो यहाँ पर देखो कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं धारा है अगर ऐसा कुछ नहीं। अब आप चेक करिए यहाँ क्या आ गया? सेल आ गया। सेल में दूसरा चिन्ह देखना है माइनस, तो माइनस E2 इक्वल कर देना है फिर 0। ये आपके पास में एक समीकरण बन गई। आप इसको अरेंज कर सकते हो, E1 E2 वाले को अलग आप दूसरी तरफ ले जाकर लिख सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर केवल बंद लूप के लिए समीकरण कैसे लिखते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 25% मैंने कहा कि आपको नियम जानना है, 25% आपको क्या जानना है, 25% आपका क्या था? चिन्ह का नियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनके वोल्टाओं के चिन्ह लिखते हैं, ये आपको समझना है। 25% आपको समझना है कि समीकरणों को कैसे लिखते हैं, और 25% फिर आपका है क्या? समीकरणों को हल करना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 100% आपका पूरा ये हो जाएगा, आप परिपथों को आसानी से हल कर सकते हो। जैसे दूसरा वाला लूप है, आप मेरे इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए, पॉज करके फिर आप समीकरण लिखकर एक बार मैच करवा के देख लेना। मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप पॉज कर देना, फिर बंद लूप BCDEB, ठीक है, इसके लिए आप समीकरण लिखो और मैं अभी लिखूंगा, उसके लिए आपको मैच करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर बंद लूप ले रहा हूँ, बंद लूप BCDEB से ये वाला बंद लूप लिया और मैं इसके लिए समीकरण लिख रहा हूँ।
मैंने बी से चलना स्टार्ट किया, धारा रास्ते में आ गई लेकिन धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा के लिए मैं चिन्ह उपयोग करता हूँ प्लस का, तो लिखूंगा I2R3। फिर इधर गए, धारा की विपरीत दिशा में है, प्लस I2R4। फिर इधर आ गए तो सेल आ गया, सेल का चिन्ह, दूसरा वाला चिन्ह माइनस E3। फिर इधर गए, धारा की दिशा में चले गए, अब धारा की दिशा में चलते हैं तो माइनस I1R2 इक्वल टू 0। ये इसकी दूसरी समीकरण, ये मैच करवा लेना। अगर ये सही आ रही है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अगर सही नहीं आ रही है तो वापस आप वीडियो को बार बार मैं यहाँ पर देख कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप समझिए ध्यानपूर्वक, चिन्ह को पहले समझिए अच्छे से, और फिर इनको आप समीकरणों को कैसे लिखते हैं आप उन चीज़ों को समझ लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप चल रहे हो कोई बंद लूप में, पहले सेल आ जाता है तो दूसरा टर्मिनल देखना है, उसका चिन्ह आप उपयोग करोगे, है ना। जो चिन्ह होता है दूसरा वाला टर्मिनल, उसी का चिन्ह आप उपयोग करना है। जैसे इसमें आ रहा है नेगेटिव तो मैंने नेगेटिव उपयोग किया, इसमें चल रहे हैं तो दूसरा चिन्ह क्या आ रहा है इसका पॉजिटिव, तो उपयोग करोगे पॉजिटिव। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो नेगेटिव, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव। ये मेरे चिन्ह का उपयोग करने का तरीका है। अलग अलग बुक में इनको अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, लेकिन मैं यही तरीका यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, परिपथ को सोल्व करना सीखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि कैसे इन परिपथों को हल करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 6.2 है, अपनी बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें तो देखिए बच्चों, ये है किरचॉफ के वोल्टा के नियम पर आधारित सेकंड क्वेश्चन, सेकंड अपना एग्जाम्पल है, बुक का उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 6.2। ये आपको इस तरीके का एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस विद्युत परिपथ में ये I1 जो है, I2 और I3 तीन धाराएं इसमें दी हुई है। ठीक है, I1 इसमें ज्ञात करना है, I2 भी इसमें ज्ञात करना है और I3 भी इसमें ज्ञात करना है। आपको इस तरीके का परिपथ दिया हुआ है, आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, किरचॉफ के वोल्टा के नियम से। तो कैसे आप इसको सोल्व करोगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही बंद लूप बनाएंगे। यहाँ पर एक बंद लूप आप यहाँ ले सकते हो, एक बंद लूप यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो आप लिखोगे बंद लूप, बंद लूप कौन सा बंद लूप है, सबसे पहले हमने ये वाला बंद लूप लेंगे EFDCE से। ठीक है, ये बंद लूप लिया EFDCE। ठीक है, इसमें अपन वोल्टा की समीकरण लिखेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और अपन देखेंगे दूसरा चिन्ह, सेल का दूसरा चिन्ह देखना है। तो सेल का दूसरा चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस, तो -14। फिर इधर आगे I2, इधर कुछ नहीं आ रहा, इधर आगे I1 चल रही है इसमें, इस शाखा में। ठीक है, और यहाँ इसका प्रतिरोध कितना है, 6 ओम, और धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा के लिए हम प्लस का चिन्ह उपयोग करते हैं, तो 6I1। फिर दूसरा चिन्ह क्या आ रहा है, -10। फिर इधर ये I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रतिरोध है इसका 4 ओम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में चलते हैं तो माइनस का चिन्ह उपयोग करते हैं। चिन्ह का ध्यान रखना आपको, जो मैंने पीछे अभी लिखवाया था आपको, -4I2 इक्वल टू क्या कर देना है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, -24। -24 को इधर भेज दो तो ये बनेगा 6I1 - 4I2 इक्वल टू 24। 2 से आप इसको कैंसिल करो तो 3I1 - 2I2 इक्वल टू 12। ये समीकरण नंबर आप 1 दे दो इसको। ठीक है, इसी तरीके से आपको बंद लूप लेना है, सेकंड बंद लूप लीजिए, आप समीकरण बनानी है। तो सेकंड बंद लूप आप ये ले लेते हैं BAC। तो CDBAC से, इस बंद लूप से यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो सेल आ गया, सेल का दूसरा चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर 10 वोल्ट। फिर धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में माइनस का चिन्ह उपयोग करते हैं, 6I1। फिर इधर I3, फिर I3 यहाँ पर भी हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो -2I3। फिर ये क्लोज हो गया, इक्वल टू क्या कर देना है, 0। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -6I1 - 2I3 इक्वल टू 10। ठीक है, -10। तो इनको अपन सबको प्लस में लिख सकते हैं और 2 से मैं इनको काट के इसको लिखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3I1 + I3 इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब देखो, समीकरण नंबर 1 में तो आ रहा है I1 और I2, समीकरण नंबर 2 में आ रहा है I1 और I3।
तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि अपन क्या देख रहे हैं, अपन इनको तभी ही समीकरणों को हल कर सकते हैं जब यहाँ पर I1 I2 हो और यहाँ पर भी I1 और I2 हो, तभी आप इन समीकरणों को हल कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें I1 I2 है, इसमें I1 I3 है। तो हम यहाँ पर एक संधि बिंदु लेते हैं। इस संधि बिंदु पर हम देख रहे हैं कि धारा I2 आकर यहाँ पर मिल रही है, I1 यहाँ आकर मिल रही है, इसका मतलब I1 प्लस I2 और यहाँ से निकल रही है क्या I3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो संधि KCL से या KCL से पहले नियम से I3 क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। तो इस जगह I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2। तो आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, तो ये कितना हो गया, 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब समीकरण नंबर 3 व 1 इन दोनों को हम हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण नंबर, जो पहली जो समीकरण थी वो क्या थी, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 12। तो इस जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 12। चेक कर लेना एक बार समीकरण को। फर्स्ट समीकरण यही है, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 12, सही है। ये अपनी समीकरण नंबर क्या थी, 1 थी। इन दोनों को अब सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए अपन जानते हैं क्या करेंगे, देखो यहाँ पर I2 है और यहाँ पर माइनस 2I2 है, तो क्यों ना मैं इस समीकरण को 2 से इंटू कर दूँ। तो मैं इस समीकरण को अगर 2 से इंटू कर दूंगा तो ये समीकरण अब क्या बन जाएगी, 8I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, ये बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 8I1, ठीक है, इस वाली की जगह प्लस 2I2 इक्वल टू 10। इनको जोड़ दो, ठीक है। दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो अपन जानते हैं चिन्ह का इसमें ध्यान रखते हैं। तो इसका भी प्लस चिन्ह, इसका भी प्लस चिन्ह और यहाँ पर भी प्लस चिन्ह, तो कितना आ जाएगा, 11I1। या माइनस या प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और इधर से इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू 22/11 मतलब 2 एम्पियर। चेक कर लीजिए I1 का मान 2 एम्पियर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये कोई भी I1 का मान कोई भी एक समीकरण में रख दो तो इससे I2 का मान आएगा। जैसे इस समीकरण में रख देता हूँ या इसमें रख दिया, चलिए ठीक है, जो भी आपको सिंपल सी समीकरण दिखती है उसमें आप इसका मान रखिए। जैसे इसमें रख देते हैं, चलो 3I1 तो 3 इंटू 2 माइनस 2I2 इक्वल टू 12। तो ये 6 हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो माइनस 2I2, तो ये 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6। तो I2 इक्वल टू आएगा -3 एम्पियर। देखो I2 इक्वल टू -3 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर अपना। तो I2 भी आ गया, I1 भी आ गया, ठीक है। I3 इक्वल टू क्या है, I3 इक्वल टू है I1 प्लस I2, ये भी हमने चेक किया था। I1 कितना है 2, I2 कितना है -3, तो ये -1 एम्पियर आ रहा है। देखो ये -1 और ये जो माइनस के जो चिन्ह आ रहे हैं ना यहाँ पर इन धाराओं के लिए, ये धारा की दिशा को बता रहा है कि जो आपने धारा की दिशा ली है ना, तो वास्तव में ये धारा की दिशा उसके विपरीत प्रवाहित हो रही है। और चेक कर लीजिए, देखो परिपथ में तो बुक में तो ऐसा ही परिपथ दिया हुआ था, धारा की दिशा भी ऐसी दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर I2 इक्वल टू आ गया -3 एम्पियर। इसका मतलब ये जो धारा इधर प्रवाहित हो रही है ये वास्तव में इधर ना होकर ये ऐसे प्रवाहित होगी। देखो माइनस में प्रवेश करती है धारा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, और प्लस से निर्गत होती है। तो ये I2 का चिन्ह यहाँ पर गलत दिया हुआ था कि इसमें इधर प्रवाहित हुई है, तभी तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आ गया, माइनस आ गया। बिल्कुल ऐसे ही I3 का अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब I3 भी ऐसे प्रवाहित ना होकर ऐसे प्रवाहित होगी, इसका मतलब ये होता है। और बुक में नोट करके इसमें कहा भी है कि यहाँ I2 तथा I3 की दिशा चित्र 6.2 में दर्शाई गई दिशा के विपरीत होगी। तो ये बात आपको क्लियर कर लेना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स रह गए, तो अपन किरचॉफ के इन एग्जाम्पल्स को हाँ अपन कल देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ के नियम के कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। किरचॉफ के नियम को आज ही कंप्लीट नहीं करवाऊँगा,
मतलब हालांकि होने के तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं ये समझाऊंगा कि संधारित्र के जो परिपथ होते हैं उनमें भी हम किरचॉफ के नियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जो तुम्हारी नीट जेई मेन के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी एग्जाम्पल्स मैं कल आपको समझाने वाला हूँ, इनके न्यूमेरिकल्स पीछे वाले आपको अगर आप कर सकते हो तो आप सोल्व करिएगा, एग्जाम्पल अगर आप सोल्व कर सकते हो तो आप करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ घर के लिए, ताकि आप कुछ इसको सोल्व कर सको। देखिए एग्जांपल है, क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप घर से एक क्वेश्चन सोल्व करके लाओ। ठीक है, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये लीजिए, ये 1 ओम यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, एक सेल माइनस प्लस, इसका विद्युत वाहक मैं दे देता हूँ 10 वोल्ट। इस तरीके से यहाँ पर एक और प्रतिरोध जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया, माइनस में प्रवेश करेगी, इधर मैं प्लस का चिन्ह ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये है 2 ओम, ये है 10 वोल्ट की बैटरी, 10 नहीं, यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की बैटरी करूँगा। ये लीजिए, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं एक प्रतिरोध, ये प्लस है, वही धारा इधर निकलेगी, इसमें इधर जाएगी, एक धारा इधर प्रवाहित करवा देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर भी एक बैटरी ऐसे ही उपयोग कर लेता हूँ। इसका प्रतिरोध भी 2 ओम है और बैटरी है वही 10 वोल्ट की है। ये लीजिए, यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, देखो यहाँ आ रही है I2 और इसमें प्रवाहित हो रही है I3। ऐसा मैंने कुछ आपको दे दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा भाई। I3 इस तरीके से आ रही होगी, इधर से I1 इधर जाएगी I2। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन I1 I2 I3 ज्ञात करना है। I1 ज्ञात करना है, I2 ज्ञात करिए और I3 ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना आपको बंद लूप के नियम से, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई सर ये सही है कि नहीं गलत है, ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, सही है कि या गलत है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।